स्वागत है मेरे YouTube चैनल नवदीप स्टडी सेंटर में। आज हम लोग क्लास 10th साइंस विषय जो कि फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। ये फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम लोग एक बार प्रकाश के परावर्तन के वीडियो को अच्छी तरह से देख चुके हैं, जिसमें 50 से ज़्यादा हम लोगों ने क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके डिटेल्स में देखा था। आज ये क्लास में फिर से हम लोग प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों टॉपिक को एक साथ देखेंगे, लगभग 50 प्रश्न को एक्सप्लेन करके। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे किताब अवेलेबल हैं जिसमें क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ रहता है, लेकिन उसको रटने की बात हो जाती है कि उसको रटना है और भूल जाते हैं। लेकिन हम लोग इस क्लास के माध्यम से क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक जल्द पहुंचे, और दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसकी लाभ ले सकें। इसी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे कि पहला क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बना कोण को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि निर्गत किरण किसको कहते हैं और अभिलंब किसको कहते हैं, तभी हम अच्छे से समझ पाएंगे कि दोनों के बीच बनने वाला कोण क्या होता है। एकदम अच्छे से समझेंगे, वीडियो पे बने रहिए, अच्छा लगे लाइक कीजिए। तो सबसे पहले समझेंगे निर्गत किरण किसे कहते हैं। तो मान लीजिए कि कोई दर्पण है या परावर्तक सतह है, नीचे से रंगा हुआ है। अब क्या होगा कि कोई प्रकाश की किरण मान लीजिए आती है और परावर्तक सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। तो ये है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण। तो ये जो परावर्तित किरण है इसी को कहा जाता है निर्गत किरण। कहीं कहीं परावर्तित किरण और कहीं कहीं इसको कहते हैं निर्गत किरण। और बीच में जो ये है रेखा, इसको कहते हैं अभिलंब। तो क्वेश्चन है कि अभिलंब और निर्गत किरण के बीच बना कोण को क्या कहते हैं, ये कोण को। तो ये हो गया अभिलंब और ये है निर्गत किरण, इस दोनों के बीच बने कोण को कहते हैं निर्गत कोण। ये तो हुई एक क्वेश्चन, और इसमें बनने वाला और क्वेश्चन को हम देखते हैं, ताकि ये 50 जो इसमें 50 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो 50 ही नहीं रहे, वो 150 हो जाए। इस प्रकार एक्सप्लेन करके हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन को कवर करेंगे। जितना क्वेश्चन आएगा उसमें सारा एक्सप्लेनेशन को अगर हम एक जगह करें तो 150 प्लस क्वेश्चन हो जाएगा। इसीलिए वीडियो पे अच्छे से बने रहिए। ये वीडियो देखने के बाद इस चैप्टर का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा और निश्चित आएगा तो वो आपसे नहीं छूटेगा। इस तरह से अच्छे से आप पढ़ाया जाएगा। तो देखिए कि अगर क्वेश्चन आएगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, तो कहिएगा आपतन कोण। ये है आपतन कोण। तो क्वेश्चन आएगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, तो कहिएगा आपतन कोण। कहेगा निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, कहिएगा परावर्तन निर्गत कोण या परावर्तन कोण। अच्छा, इसको निर्गत किरण नहीं कह करके कहीं कहीं लिखता है कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन में अगर निर्गत कोण रहेगा तो निर्गत कोण लगाइएगा, अगर निर्गत कोण नहीं रहेगा तो परावर्तन कोण भी रहेगा। तो अगर परावर्तित किरण कह करके पूछेगा तो कहिएगा परावर्तन कोण, अगर निर्गत किरण पूछ करके पूछेगा तो कहिएगा निर्गत कोण। और एक बात और बता दें कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसको आई से सूचित किया जाता है, स्मॉल आई। और निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को निर्गत की कोण कहते हैं, इसको आर से सूचित किया जाता है। इसको एक और नाम है परावर्तन कोण, यानी कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसको स्मॉल आर से सूचित किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे कहता है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे तनता है लिखा गया है, यहाँ पे गलती है, इसको आप लिख लीजिएगा बनता है।
यानी कि किस लेंस के द्वारा जो है सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो वह लेंस है अवतल लेंस। अवतल लेंस के द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3 नंबर कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो है हमेशा कैसा होता है, तो इसका आंसर है कि सीधा, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होते हैं वो सीधे होते हैं, यानी कि हमेशा सीधी बनती है। मान लीजिए कि कोई लेंस है, उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है, कोई लेंस है, तो इसमें जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, या लेंस छोड़िए दर्पणे में समझते हैं। मान लीजिए कि कोई उत्तल दर्पण ये हो गया, अंदर से ये रंगा हुआ है, ये मुख्य अक्ष है। यहाँ पे जो किसी वस्तु को मान लीजिए रखेंगे तो यहाँ से प्रकाश जाएगी और ये पीछे की ओर, और जब इसको ध्रुव पर ले जाएंगे और इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे डॉटेड, तो इसका जो कोण बनेगा वो हमेशा ऊपर की ओर सीधी बनेगा, हमेशा सीधी बनेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि काल्पनिक प्रतिबिंब का हमेशा जो प्रतिबिंब वास्तविक कट बिंदुओं के वास्तविक कटान से नहीं बनते हैं बल्कि काल्पनिक पीछे की ओर बढ़ाने पे बनते हैं, ऐसे प्रतिबिंब का जो है प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, उल्टा नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 4 नंबर कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, यानी कि जो सर्च लाइट है, जो टॉर्च का हम लोग यूज करते हैं, उसका जो परावर्तक सतह है वो कैसा होता है, तो इसका आंसर है अवतल। अब हम लोग समझेंगे कि अवतल कैसे होता है। तो मान लीजिए कि कोई टॉर्च है, मान लीजिए कि ये टॉर्च है, ये टॉर्च है, यहाँ पर इसका स्विच है, यहाँ से प्रकाश निकलता है, ये प्रकाश निकलेगा। अब मान लीजिए कि परावर्तक सतह टॉर्च का किसको कहते हैं, तो ये जो अंदर वाला सतह है यही है परावर्तक सतह। यहीं से ना प्रकाश का परावर्तन होता है, बीच में यहाँ पे बॉल लगा होता है बीच में, यही बल्ब जलता है तो ये अंदर वाला सतह प्रकाश का परावर्तक सतह, यहीं से प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश ऐसे 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 यहाँ से जाता है। तो ये जो यहाँ पे दर्पण लगा हुआ है, ये कौन सा दर्पण लगा हुआ है, तो जानते हैं कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह बीच में धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये तो अवतल दर्पण हो गया क्योंकि इसका परावर्तक सतह बीच में धंसा हुआ है, तो इसीलिए इसका आंसर हो गया अवतल दर्पण। हमको लगता है कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे, और इस प्रकार अगर एक बार क्वेश्चन को देख लिए तो एग्जाम तो छोड़िए, लाइफ में नहीं कभी भूल पाइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है। लेंस की जो क्षमता होती है कैपेसिटी, उसको डायोप्टर से सूचित करते हैं, जिसको डी कहा लिखा जाता है शॉर्टकट में डी। तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, यानी कि अगर किसी लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस में 100 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी जो क्षमता हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। यहीं पे अगर उत्तल लेंस न दे करके अवतल लेंस दे देता तो इसका आंसर हो जाता -100 सेंटीमीटर, यानी कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन कहता है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है, यानी कि हम जो हजामती दर्पण के रूप में उपयोग करते हैं वो कौन सा दर्पण होता है, तो वह अवतल दर्पण होता है। क्यों अवतल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि अवतल दर्पण जो है वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो दाढ़ी बनाने में जो है दाढ़ी कहीं छूट न जाए इसके वजह से अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। वह छोटे से छोटे छूटे हुए दाढ़ी को भी बड़ा करके प्रतिबिंब बनाता है, तो यही कारण है कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसका और सारा काम है अवतल दर्पण का, जैसे कि डॉक्टरों द्वारा गला, नाक, कान, मुंह, दांत आदि के जांच करने में भी इसका उपयोग होता है। क्योंकि मान लीजिए कि कान के अंदर छोटा सा कुछ हो गया है या दांत में छोटा सा प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर आसानी से साफ साफ देखने के लिए जो है इस दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि छोटा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस
संभव है। तो ऐसे जो है दर्पण या लेंस वो कैसे होंगे, तो जो देखिए जिसकी फोकस दूरी ऋणात्मक वो हो गया अवतल, और जिसकी फोकस दूरी धनात्मक, अगर यहीं पे रहता सब चीज सेम क्वेश्चन, अगर रहता सीधा 15 सेंटीमीटर प्लस में तो इसका आंसर होता उत्तल। लेकिन जखनते देखे आप, जब देखे कि माइनस में गया फोकस दूरी, तखनते समझ आइए कि अवतल है, यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है यानी कि निगेटिव, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है यानी कि पॉजिटिव। हमको ऐसा करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन ये था, इसमें 2 क्वेश्चन देख लिए, उत्तल के लिए अवतल के लिए, तो क्वेश्चनों की संख्या बढ़ जाएगी। चलिए आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गोलीय दर्पण के फोकसांतर तथा एवं वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध, यानी कि गोलीय दर्पण के जो फोकसांतर है, फोकस दूरी है, और उसके जो वक्ता त्रिज्या उसके बीच क्या संबंध है। तो r बराबर 2f, यानी कि r जो बराबर है 2f के बराबर होता है। यहीं पे ये नहीं दे करके दे दे f बराबर तो लिखिएगा r/2, f बराबर r/2, f बराबर r/2। अगर हम आंसर को छांटे तो यहाँ पे देखिए r बराबर f/2 है, लेकिन ये गलत है, r बराबर 2f होता है। अगर f बराबर है तो r/2 होना चाहिए यहाँ पे C नंबर, लेकिन ये 2/r है, यानी कि उल्टा है, r ऊपर होना चाहिए और 2 नीचे, लेकिन ये उल्टा है, 2 ऊपर r नीचे, इसीलिए ये भी गलत हो गया। और f बराबर r, इसका मतलब जो फोकस दूरी है वक्ता त्रिज्या के बराबर होता है, तो ये भी गलत है, तो क्यों वो बच गया, तो ये सही है, यानी कि r बराबर 2f, यानी कि वक्ता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी का दुगुना है, और फोकस दूरी जो है वक्ता त्रिज्या का आधा है, इसीलिए हम फोकस दूरी को 2 गुना करते हैं तब हमको वक्ता त्रिज्या के बराबर होता है, यानी कि r के बराबर होता है। f को जब 2 से गुना करते हैं यानी कि 2 गुना करते हैं तब हमको r के बराबर होता है, यानी कि जब हम फोकस दूरी को 2 गुना करेंगे तब जो है वक्ता त्रिज्या के बराबर होगा, इसीलिए लिखा जाता है कि r बराबर 2f। अब मान लीजिए कि इसी को अगर हम f बराबर लिखेंगे, मान लीजिए f बराबर तो f बराबर लिखे तो ये जो f के इधर गुना में 2 है उस तरफ जाएगा बराबर के उस तरफ, तो गुना से भाग में नहीं चल जाएगा, तो हो जाएगा r बराबर 2। तो इसीलिए कहते हैं कि या तो लिखिए r बराबर 2f, और नहीं तो लिखिए f बराबर r/2, दोनों एक ही बात है, क्योंकि 2 को जब बराबर के इस तरफ लाए, यहाँ पे मान लीजिए कि r बराबर हमको लिखना होगा, तो भाग में है, बराबर किस तरफ आएगा, गुना में चल जाएगा, यानी कि f गुने 2 हो जाएगा, तो r बराबर f गुने 2। यहीं पे f के तरफ वाला 2 अगर उधर जाएगा तो गुना में से भाग में चल जाएगा, तो बट्टा में हो जाएगा, बस यही होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 9 नंबर कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि उत्तल लेंस में जो बनता है प्रतिबिंब वो कैसा होता है। तो देखिए उत्तल लेंस का जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है, यानी कि आंसर जो है इसका बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, यानी कि सोलर कुकर में जो है कैसा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो गया अवतल दर्पण का, क्योंकि अवतल दर्पण का उपयोग है कि प्रकाश को एक जगह एकत्र करना। मान लीजिए कि ऐसा होता है अवतल दर्पण, इसमें प्रकाश आएगा तो क्या कहते हैं फोकस बिंदु पर जाके मिलेगा, मुख्य फोकस पे, कहीं से भी आएगा एक जगह मिलाएगा, इसको एक जगह मिलाएगा, तो यहीं पे जो है इसको यहीं पे खाना बनाने वाला कुकर रख दिया जाता है ताकि अच्छे से खाना पक सके, तो इसीलिए इसमें अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। यहीं पे अगर हम उत्तल दर्पण रख देंगे तो प्रकाश आएगा, इसको ऐसे रिफ्लेक्ट कर देगा, ऐसे रिफ्लेक्ट कर देगा, तो कैसे खाना बनेगा, तो इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आशा करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंदु का प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, तो उसका आंसर होगा अनंत पर। जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है तो अधिक, जितना लेंस मोटा होगा उसका आवर्धन क्षमता जो है उतना अधिक होगा। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। कहता है अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बने बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होगी, तो इसका प्रतिबिंब की प्रकृति होगी आभासी और सीधा, यानी कि हमेशा किरणों के वास्तविक कटान से नहीं बनेगा, काल्पनिक कटान से बनेगा, इसलिए आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और सीधा बनेगा, उल्टा कभी नहीं बनेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है
पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, यानी कि जो लेंस पतला होता है उसका आवर्धन क्षमता। अभी ये इससे पहले देखें कि मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक, यानी कि लेंस जितना मोटा होगा उसका आवर्धन क्षमता उतना अधिक होगा और लेंस जितना पतला होगा उसका आवर्धन क्षमता उतना कम होगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है 14 नंबर क्वेश्चन कि अवतल लेंस को कहते हैं, यानी कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं। तो अवतल लेंस को जो है अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो अवतल लेंस जो है, अवतल लेंस उसका एक दूसरा नाम भी है जिसको कहते हैं अपसारी लेंस, और उत्तल लेंस का एक दूसरा नाम है अभिसारी लेंस। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। तो उत्तल लेंस का जो एक दूसरा नाम है वो है अभिसारी लेंस। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है और सारा क्वेश्चन लगभग एग्जाम का आया हुआ ही है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो जिस वैसे क्वेश्चन है ये सब जो बार बार एग्जाम में आते हैं और आने की संभावना है। तो इसीलिए आप सप्ताह 2 सप्ताह में एक बार वीडियो को देख लिया कीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे, और इसका शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं आप बार बार रिवीजन के लिए, और इससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं जाएगा, मेरा 100% गारंटी है। तो देखिए आगे अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी कि कौन दर्पण हम रखें कि हमेशा हर एक स्थिति में प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा होगा। तो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखिए कि गाड़ी जो होता है वाहन, 4 चक्का 4 व्हीलर या 2 चक्का बाइक है, तो उसके जो साइड मिरर होते हैं उसमें पीछे देखने वाला दर्पण, उसमें जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। क्यों? तो क्योंकि छोटा प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण, जिसके कारण पीछे से आने वाले बड़े बड़े बस ट्रक जो है उसका भी जो प्रतिबिंब है छोटे से दर्पण में पूरा बस ट्रक का प्रतिबिंब बन जाता है। यही कारण है कि इस साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। देखिए संयोग से नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी कि साइड मिरर के रूप में कौन दर्पण प्रयुक्त होता है। ऑलरेडी हम अभी पढ़े हैं कि उत्तल दर्पण। क्यों? क्योंकि बड़े से बड़े प्रतिबिंब को भी छोटा, बड़े से बड़े वस्तु का भी प्रतिबिंब छोटा करके बनाता है। मान लीजिए कि पीछे से 10 चक्का आ रहा है तो पूरा 10 चक्का का फोटो बन जाएगा छोटा सा आईना में, छोटा सा शीशा में। तो ऐसा जो है केवल उत्तल दर्पण ही कर सकता है। तो इसीलिए गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, यानी कि फोटोग्राफी कैमरा जो है उसका जो अभिदृश्यक है दूर देखने वाला वो कैसा होता है। तो उत्तल लेंस। क्यों उत्तल लेंस होता है? क्योंकि उत्तल लेंस जो है किसी भी वस्तु को, दूर स्थित वस्तु को आसानी से देख पाता है, और अवतल लेंस जो है नज़दीक स्थित वस्तु को साफ साफ देखता है। तो दूर स्थित वस्तु को न देखना होता है फोटोग्राफी कैमरा से, दूर से भी जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब लेना होता है साफ साफ। तो इसीलिए उसमें क्या है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। दर्पण नहीं, लेंस, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। दर्पण रहेगा तो दिखबे नहीं करेगा वो, तो एक तरह से एक दर्पण के एक साइड से रंगा हुआ रहता है लेकिन लेंस के दोनों साइड खुला हुआ, दोनों साइड शीशा रहता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितना होगी। इससे पहले हम लोग जो एक फार्मूला देखे थे, R बराबर 2F, और इसी को देखे थे F बराबर R/2। यही फार्मूला पर ये क्वेश्चन है। देखिए हम बोले थे कि वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी का दुगुना होता है, यानी कि अगर हम वक्रता त्रिज्या के बराबर फोकस दूरी को करना होगा तो उसको 2 से, फोकस दूरी को 2 से गुना करेंगे, अपने वक्रता त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। अगर फोकस दूरी के बराबर हमको लिखना होगा तो वक्रता त्रिज्या का आधा लिखेंगे, R बराबर 2, F बराबर R/2। तो यहाँ पर देखिए कहता है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी कि F जो है वो 10 है, हमको वक्रता त्रिज्या प्राप्त करना है। तो 10 को 2 से गुना करेंगे तब ना इसके बराबर होगा R के। तो यानी कि इसका जो वक्रता त्रिज्या है वो 20 हो जाएगा। यानी कि, और ऐसे भी मन ही मन बना सकते हैं कि हम बोले हैं कि फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या का दुगुना होता है, सॉरी, फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगुना होता है। तो फोकस दूरी यहाँ 10 है तो इसका दुगुना होगा वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। और चूंकि यहाँ पे 20 बी में लगा हुआ है चिन्ह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 21 नंबर क्वेश्चन कि सरल सूक्ष्मदर्शी में
किसका उपयोग होता है, मतलब सूक्ष्मदर्शी जो होता है, दूर देखने वाला जो लेंस होता है, दूरबीन होता है, उसमें किस लेंस का उपयोग होता है। तो जो लेंस का उपयोग फोटोग्राफी कैमरा में होता है उसी लेंस का उपयोग इसमें भी होता है, क्योंकि लगभग लगभग दोनों का काम जो है सेम है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा उत्तल लेंस, यानी कि उत्तल लेंस में जो है उत्तल लेंस का उपयोग सूक्ष्मदर्शी जो है उसमें होता है। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कहता है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, यानी कि परावर्तन का जो नियम है उससे क्या निर्धारित होता है। तो होता है परावर्तन कोण जो है अपवर्तन कोण के बराबर होते हैं। इससे पहले जो हम लोग देखे थे, मान लीजिए कि ये कोई परावर्तक सतह है, नीचे से रंगा हुआ है। अब मान लीजिए कि कोई आपतित किरण है, आती है परावर्तन के बाद उसी दिशा में लौट जाती है, और बीच में मान लीजिए कि ये क्या है, अभिलंब है, ये अभिलंब है। अब ये जो परावर्तन का नियम है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण जो है I, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण जो R, ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो ये जो आप परावर्तित कोण है और ये जो अपवर्तित कोण है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो यही परावर्तन का पहला नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो यही इसका आंसर बी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, यानी कि लेंस में जो है मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। देखिए कैसे 2 हुआ, तो लेंस चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, ये लेंस हुआ, ये उत्तल लेंस हुआ और ये अवतल लेंस हुआ। तो इसमें जो मुख्य फोकस होगा, मान लीजिए कि यहाँ मुख्य अक्ष है, तो इधर भी होगा और इधर भी होगा, 2 गो होगा, इसीलिए 2 होता है। जबकि देखिए इसमें भी मान लीजिए ऐसे गया है मुख्य अक्ष, तो इधर भी होगा और इधर भी होगा। जबकि अगर आप देखिएगा दर्पण में, तो मान लीजिए कि ये उत्तल दर्पण है, अंदर से रंगा हुआ है। अब इसमें तो अंदर से रंगा हुआ है, तो इधर कैसे हम किसी वस्तु को रखें, कैसे फोकस को बनाएंगे। तो इसका जो फोकस होता है केवल इधर ही होता है, इसीलिए दर्पण का फोकस जो होता है 1 गो होता है, जबकि लेंस का जो है 2 गो फोकस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर कहता है कि एक उत्तल लेंस होता है, मतलब उत्तल लेंस जो है वो कैसा होता है। तो जानते हैं कि उत्तल लेंस के ऐसे होते हैं उत्तल लेंस, तो इसके बीच वाला भाग जो है मोटा होता है, जबकि किनारों वाला भाग पतला होता है। तो देखिए किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, यानी कि किनारों में जितना मोटा रहेगा कात में, उससे ज़्यादा मोटा बीच में, क्योंकि लिखा हुआ है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। तो यही आंसर सही है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, यानी कि किसी माध्यम का जो है अपवर्तनांक क्या होता है। तो हम अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि sin I बट्टा sin R। तो देखिए ए ऑप्शन में है sin I बट्टा sin R, तो इसीलिए ए आंसर सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अवतल लेंस का आवर्धन, यानी कि आवर्धन को हम हमेशा स्मॉल m से सूचित करते हैं। तो कहता है कि अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है, यानी कि किसके बराबर होता है अवतल लेंस का आवर्धन। तो आवर्धन बराबर जो है m बराबर, वो m बराबर होता है फॉर्मूला v/u, v बट्टा u। तो m बराबर v बट्टा u कहाँ है, तो आवर्धन बराबर है v बट्टा u, आंसर सी में है, तो इसीलिए होगा v/c आंसर सही है, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो एकदम सही होगा। आगे देख सकते हैं 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f, यानी कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, f का मतलब फोकस दूरी और 2f का मतलब वक्रता त्रिज्या, तो फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच रखा जाता है, तब बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो देखिए जब जो है उत्तल लेंस के सामने हम किसी वस्तु को फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच रखेंगे, तो उसका प्रतिबिंब जो है वो बड़ा और वास्तविक बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्रतिबिंब जो है उसका बड़ा बनेगा, यानी कि वस्तु के साइज से बड़ा साइज का प्रतिबिंब। मान लीजिए कि वस्तु का साइज 1 सेंटीमीटर का, तो इससे बड़ा बनेगा, 1.5 2 ऐसे बड़ा बनेगा प्रतिबिंब, और हमेशा वास्तविक बनेगा। वास्तविक कहने का अर्थ ये है कि किरणों के वास्तविक कटान से बनेगा, उसको पीछे की ओर बढ़ाने पे नहीं बनेगा, वास्तविक कटान से बनेगा। चलिए आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है
कि उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब, यहाँ पे बिंब लिखा हुआ है, ये बिंब होगा, बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रकृति होती है यानी कि कैसी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आभासी एवं सीधा, यानी कि उसका जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो आभासी और सीधा होगी। कब? जब वो किसी वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे। प्रकाशिक केंद्र का मतलब ध्रुव होता है, यानी कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच जब रखेंगे तो उसकी जो स्थिति होगी प्रतिबिंब की वो आभासी होगी और सीधा होगी। चलिए आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब है, यानी कि किस दर्पण से जो है वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब है। हम लोग देखे थे कि उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है, यही कारण है कि उसका उपयोग साइड मिरर में होता है, जबकि अवतल दर्पण में हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसीलिए जो है अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में होता है, तभी तो छोटा हुआ, मान लीजिए कि छोटा छोटा दाढ़ी छूट गया है बनाने में, तो अवतल दर्पण रहेगा तब ना उसको हम बड़ा करके देख सकते हैं। तो इसीलिए अवतल दर्पण वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, यही कारण है कि उसका उपयोग हजामती दर्पण के रूप में और डॉक्टरों द्वारा गला, कान, नाक आदि के जांच में भी होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन 31 नंबर कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। अगर आप सुनना चाहेंगे तो हम बता सकते हैं इसके 2 नियम कौन कौन है। इसका जो पहला नियम वो है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तथा दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। इस प्रकार हमने पहला और दूसरा नियम को देखा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और दूसरा नियम देखा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो हम लोगों ने देखा परावर्तन के पहले नियम और दूसरे नियम। यहाँ पे केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हैं। तो क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, और सेम क्वेश्चन सेम जैसी ऑप्शन भी सेम आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। अब आगे हम लोग देखते हैं जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, किधर मुड़ती है, अभिलंब की ओर की अभिलंब के बाहर। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिलंब के निकट, यानी कि जब हवा से कांच में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी कि वही हो गया साइड मिरर, पीछे देखने वाला दर्पण। तो हम लोग तो 100 बार देख चुके हैं कि बड़ा प्रतिबिंब बनाता है जिसके कारण उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो हाँ उत्तल दर्पण, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी, क्वेश्चन देखिए, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन दर्पण, तो हो जाएगा उत्तल दर्पण, जिसको साइड मिरर का दर्पण भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी कि प्रकाश का वेग जो है, प्रकाश का जो चाल है वो सबसे कम किस चीज में होता है, जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, तो जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें सबसे कम होता है कांच में, यानी कि प्रकाश का वेग जो है सबसे न्यूनतम होता है कांच में। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, यानी कि समतल दर्पण जो है कैसा प्रतिबिंब को बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा काल्पनिक, यानी कि समतल दर्पण जो है वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर कहता है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है, यानी कि लेंस की क्षमता, ये क्वेश्चन हमें देख चुके हैं, पीछे बताए थे कि लेंस की क्षमता जो है उसका SI मात्रक डायोप्टर होता है, और ये भी हम बताए थे कि उसको D से सूचित किया जाता है। तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक जो है वो डायोप्टर होता है और इसको D से सूचित करते हैं। देखते होंगे कि डॉक्टर, जब आप अगर किसी का देखिएगा आँख जांच वाला कागज देखिएगा लिस्ट, तो उसमें देखिएगा कि डॉक्टर जो लिखते हैं ना, लिखेंगे कि उसका पावर में लिखेंगे 2D चाहे 0.3D, तो D जो है ये डायोप्टर है, यानी कि उसको ना 2 डायोप्टर का जो है लेंस लगेगा उसके आँख में, तब उसका आँख ठीक होगा। तो ये जो 2D 3D 0.2D 1.25D ऐसे जो लिखा रहता है वो पावर रहता है। लेंस के पावर को डायोप्टर से लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि दूरी को हम किलोमीटर में मापते हैं ना, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर,
वैसे ही लेंस के क्षमता को हम डायोप्टर में मापते हैं और शॉर्टकट में उसका जो SI मात्रक है शॉर्टकट में उसको D से सूचित किया जाता है, D से। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डायोप्टर यानी कि D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मोटर कार के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है। हेडलाइट का मतलब तो समझ में करते हैं। मान लीजिए कि मोटरसाइकिल का जो हेडलाइट होता है उसमें कैसा दर्पण होता है। देखिए हेडलाइट कैसा होता है, देखिए हैंडल के आगे जो रोशनी निकलने वाला होता है ऐसे बॉक्स, उसी को कहते हैं हेडलाइट। तो आप देखिए कि यहाँ पर बल्ब लगा होता है मोटरसाइकिल में और यहाँ पर होता है शीशा, ऐसे करके शीशा। तो ये जो दर्पण है कौन दर्पण है। तो आप देखे हैं कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह बीच में धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो उसके हेडलाइट में अवतल दर्पण रहता है और अवतल दर्पण का काम है कि रोशनी को दूर तक फेंके, दूर तक प्रकाशित करे। तो इसीलिए अवतल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण लगा देगा कि तनिए दूर में पूरा रोशनी को छिड़िया देगा। तो ऐसा तो नहीं करना है, हमको दूर तक ले जाना है ताकि हमको पता चले कि दूर रात्रि के टाइम में कि दूर से कौन गौरी आ रहा है या कोई जानवर है रोड पे। तो इसीलिए हम इसमें अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे 38 नंबर क्वेश्चन कहता है, देख सकते हैं यहाँ पे कि 2D यानी कि 2 डायोप्टर 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर क्या होगी। तो इसका जो फोकसांतर होगा वो 50 सेंटीमीटर होगा, आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 39 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो अभी ये पिछला क्वेश्चन में देखें, जब 2D उसका क्षमता था तो उसका फोकस दूरी 50 था, तो यहाँ पे फोकस दूरी 50 है तो उसका क्षमता होगा 2D। और उत्तल लेंस है तो पॉजिटिव होगा, जब अवतल लेंस रहेगा तो निगेटिव होगा। और डॉक्टर को भी देखिएगा कभी कभी ना माइनस में लिखेगा 2D 3D, चाहे 0.5D माइनस में, कभी कभी लिखेगा प्लस में। तो जखन ते माइनस में लिखेगा ना तखन ते बुझ जाएगा कि इसको अवतल लेंस मिलने वाला है, और जखन ते प्लस में लिखेगा तखन ते बुझ जाएगा कि वो इसको उत्तल लेंस मिलने वाला है। ये सब आप समझ सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहते हैं, यानी कि प्रकाश के जो पथ दर्शाते हैं उसके चित्र को क्या कहते हैं। तो पूरा चित्र को कहते हैं किरण आरेख। क्या कहते हैं? किरण आरेख, जो कि यहाँ ए ऑप्शन में है। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो हम 100 बार देख चुके हैं कि जो प्लस में है उत्तल लेंस है, जो माइनस में है वो अवतल लेंस है, यानी कि धनात्मक है उत्तल है और ऋणात्मक है वो अवतल है। तो उत्तल लेंस की क्षमता होगी धनात्मक, आंसर बी। एकदम आसान क्वेश्चन है। अब आपको सब क्वेश्चन आसाने लगेगा क्योंकि इतना ना हम लोग इसका एक्सप्लेन कर करके देख लिए हैं कि सब क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि बहुत आसान है। देखिए कहता है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो 1 नंबर डिफिनीशन आप लोग जब पढ़े होंगे किन्हीं टीचर से सब्जेक्टिव, तो उसमें पढ़े होंगे कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, पढ़े हैं। और किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज, पढ़े हैं। तो क्वेश्चन आया है ऑब्जेक्टिव में कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो डिफिनीशन है किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, तो हो गया आंसर बी, किरण पुंज। चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 43 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जाता है। 2 बार 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, सेम ऑप्शन के साथ पूछा है क्वेश्चन। तो मिट्टी, बताइए मिट्टी से हम कैसे लेंस बना सकते हैं। लेंस उसको कहते हैं जिससे हम आर पार देख सकते हैं। तो जल को जो है, जल से हम आर पार देख सकते हैं। अगर एकदम साफ, एकदम कंचन जल है तब देख सकते हैं, या मान लीजिए कि एकदम साफ जल शीशा के गिलास में ले लिया, उसके नीचे जो है एक सिक्का गिरा दिए पैसा का, तो उसको तो देख सकते हैं क्योंकि वो क्या है कि लेंस की तरह व्यवहार करेगा। वहीं पे कांच का अर्थ होता है शीशा, यानी कि शीशा जो है उसका भी उपयोग तो वो तो है ही है एक तरह से लेंस। तो शीशा का भी तो लेंस होबे करता है। उसके बाद प्लास्टिक, कुछ ऐसे शीशा होते हैं, कुछ ऐसे लेंस होते हैं जो प्लास्टिक के बने होते हैं, उजला प्लास्टिक, एकदम सा लगेगा नहीं देख करके कि प्लास्टिक का है, लेकिन रहता है प्लास्टिक का। जैसे कि बस ट्रक कार का जो आगे में शीशा रहता है उसमें एकदम रखिए तो 80% प्लास्टिक रहता है, बहुत कम रहता है शीशा का। इसीलिए उसको जब चुड़िएगा ना तो टूट करके झरझरा करके गिरेगा नहीं, थकचाएगा। तो उसमें शीशा का, प्लास्टिक का अंश रहता है।
लेकिन मिट्टी को तो कोई संभावना नहीं है कि मिट्टी को हम लेंस बना दें, क्योंकि मिट्टी का कितना पतला रहेगा तार पार नहीं दिखेगा, इसीलिए मिट्टी का उपयोग जो है लेंस बनाने के लिए नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे 44 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कहता है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है, यानी कि अवतल लेंस की क्षमता जो है क्या होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। इस क्वेश्चन को तो बहुत बार देख चुके हैं कि उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव, अवतल लेंस की क्षमता निगेटिव। चलिए आगे चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन भी हम देख चुके हैं, बोले हैं ना कि डॉक्टरों द्वारा गला, नाक, कान, मुंह आदि के जांच करने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, बताइए, बोले हैं ना। आगे आ गया क्वेश्चन, क्यों अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं? क्योंकि अवतल दर्पण जो है वो किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। मान लीजिए कि दांत में कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें जो प्रॉब्लम है, छोटा सा प्रॉब्लम को बड़ा करके बस प्रतिबिंब दिखाएगा, तब ना हमको पता चलेगा कि वो यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो इसीलिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं ताकि वो वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बना सके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन 46 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन दर्पण सूत्र है, यानी कि दर्पण सूत्र क्या है। तो देखिए कि दर्पण सूत्र जो है वो होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यही है दर्पण सूत्र। और यही प्लस के जगह काट करके अगर माइनस दे देंगे, यानी कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, तो ये हो जाएगा लेंस सूत्र। और जब यहाँ पे प्लस रहेगा तो हो जाएगा दर्पण सूत्र। तो देखिए ना यहाँ पे ए नंबर में है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और यहीं पर अगर माइनस रहेगा तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, तब समझ आइएगा कि को लेंस सूत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहता है कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, यानी कि उसको जो वक्रता केंद्र है उसको किससे सूचित करते हैं, तो उसका हो जाएगा सी, यानी कि वक्रता केंद्र को सी से सूचित करते हैं। आप पढ़े होंगे, जब चैप्टर पढ़े होंगे अच्छा से, तो उस टाइम आपको पढ़ाया गया होगा कि वक्रता केंद्र को सी से सूचित करते हैं। अब अगर वक्रता केंद्र के डिफिनीशन को अगर आप लोग पढ़े होंगे, क्योंकि चैप्टर में तो सब कुछ पढ़ाया जाता है डिटेल्स में, तो आप देखे होंगे कि इसका वक्रता केंद्र का डिफिनीशन होता है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र। मान लीजिए कि गोलीय दर्पण ये दर्पण है उत्तल, तो ये जो उत्तल दर्पण जिस गोले का भाग है, ये पूरा ये गोला का भाग है, ये गोला था, यहाँ से काट दिए तो उत्तल दर्पण बना। तो ये गोले के जो केंद्र है बीच में, उसी केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र। और इसी में पढ़े होंगे कि वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है। यानी कि वक्रता केंद्र का अगर हम लोग डिफिनीशन देखें तो इसका डिफिनीशन है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे सी से सूचित किया जाता है। तो इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, सी। चलिए अब चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ाते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। यानी कि जब छोटे अक्षरों को हम पढ़ाएंगे तो हमको चाहेंगे ना कि छोटा अक्षर जो है अच्छा से हमको दिख सके। तो देखिए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, यानी कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला जब उत्तल लेंस हम लेंगे तो हमको जो है सहूलियत होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन कहता है कि किस लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी कि अगर किसी लेंस से आवर्धन का उत्पन्न करे तो उसका एसआई मात्रक क्या होगा। तो इसका ना मतलब एसआई मात्रक होता ही नहीं है, ये जो है मात्रक विहीन होते हैं, यानी कि इसका मात्रक नहीं होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। और देख सकते हैं कि लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन लास्ट है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है। तो इसका ध्रुव कहा जाता है केंद्र को। मान लीजिए इस क्वेश्चन को अच्छा से समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि कोई गोलीय दर्पण है, या आप उत्तल दर्पण ले लीजिए या आप अवतल, हम उत्तल ले लेते हैं। मान लीजिए कि उत्तल दर्पण है, अंदर से क्या है कि रंगा हुआ है।
तो क्वेश्चन कहता है जे गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ किसको कहते हैं? तो जो पृष्ठ प्रकाश का परावर्तन करता है उसी को परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। तो ये जो है पृष्ठ, इसी को कहेंगे परावर्तक पृष्ठ, क्योंकि मान लीजिए कि सूर्य का किरण या कोई किरण आएगा तो यहीं से न टकरा करके जाएगा, तो यही पृष्ठ हो गया परावर्तक पृष्ठ। और ये परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को कहता है, क्या कहते हैं? केंद्र। तो इसी केंद्र को न ध्रुव कहते हैं, जिसको पी से सूचित किया जाता है, आप लोग पढ़े होंगे। तो यही है ध्रुव, पी। इस प्रकार हम लोग अच्छे से प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के अच्छे से 50 क्वेश्चन को देखा है। 50 क्वेश्चन नहीं समझिए, जितना एक्सप्लेन हम इसके में बताए हैं ये लगभग 150 क्वेश्चन के बराबर, 200 क्वेश्चन के बराबर होगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आप लोग सप्ताह 2 सप्ताह में एक बार इस वीडियो को देखिए, ताकि एकदम अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आए एग्जाम में तो 100% कर पाए। और 50% मार्क्स का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो गया है, इसीलिए कितनों सब्जेक्टिव रटिएगा तो 50% क्वेश्चन बनाइएगा। उसमें से भी राइटिंग वाइटिंग पे और अशुद्धि पे क्वेश्चन काट लेगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव अगर 50 में 50 करके आते हैं तो 50 में 50 नंबर मिलेगा। तो इसीलिए वैसे साइंस में तो 20 नंबर का प्रैक्टिकल ही होता है, तो 70 का एग्जाम होता है, जिसमें से 35 मार्क्स सब्जेक्टिव और 35 ऑब्जेक्टिव। तो 35 में 35 लाने के लिए आप जो है वीडियो से जुड़े रहिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। धन्यवाद।